नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड में द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 31 तक बताता है। सेक्शन 19 हम लोग देख चुके थे कि आयुक्तों को निर्देश के बारे में बात करता है। आज हम लोग सेक्शन 20 से आगे कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 20 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स, आयुक्तों की नियुक्तियां। जो क्लॉज 1 है वो बताता है कि जो राज्य सरकार है किसी भी व्यक्ति को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए कर्मकार प्रतिकर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। जो क्लॉज 2 है वो बताता है कि जहां किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं वहां जो राज्य सरकार है उनके बीच किस प्रकार उनके कामों का वितरण होगा। तो यह विनिमय साधारण या विशेष आदेश द्वारा बता सकेगी कि कौन सा कमिश्नर कौन सा काम देखेगा। क्लॉज 3 है वो बताता है कि कोई भी आयुक्त इस अधिनियम के अधीन विनिश्चय के लिए अपने को निर्देशित किसी विषय को विनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को जो जांचाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हो जांच करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकता है। अर्थात जो कमिश्नर है अपनी हेल्प के लिए हेल्पर अपॉइंट कर सकता है। क्लॉज 4 हर आयुक्त भारतीय दंड संहिता के अर्थ के अंदर लोक सेवक समझा जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21 वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग एंड ट्रांसफ़र, कार्रवाइयों का स्थान और अंतरण। जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भी मुद्दे का निस्तारण एक आयुक्त के समक्ष या किसी आयुक्त द्वारा किया जाना होता है वहां इस अधिनियम के उपबंधों एवं इसके अधीन निर्मित किसी भी नियमों के विषय का निस्तारण उस क्षेत्र के लिए आयुक्त के समक्ष या आयुक्त द्वारा किया जाएगा जिसमें वह दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें हानि क्षति हुई है या कर्मकारी उसकी मृत्यु के मामले में साधारण तौर पर प्रतिकर का दावा करने वाला आश्रित निवास करता है या नियोजक द्वारा अपना रजिस्टर्ड कार्यालय होता है। तो इन 3 जगह में से कहीं पे भी कंपनसेशन के लिए कोई भी वाद संस्थित किया जा सकता है। इसमें नीचे परंतु दिया गया है जिसके अनुसार कोई भी मुद्दा आयुक्त के समक्ष या आयुक्त के द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से भिन्न प्रक्रिया जारी की जाएगी जिसमें दुर्घटना क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त तथा संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा विहित ढंग से नोटिस या सूचना दिए बिना ही, परंतु यह भी कि जहां एक पोत का स्वामी या एक नाविक या वायुयान के एक कर्मी दल का कैप्टन या एक सदस्य या मोटरयान या एक कंपनी का एक कर्मकार होने के कारण भारतवर्ष के बाहर दुर्घटना का शिकार हो जाता है वहां ऐसे किसी भी मुद्दे का निस्तारण उस क्षेत्र के लिए आयुक्त द्वारा या समक्ष किया जा सकता है जिसमें क्षेत्र वायुयान या मोटरयान या स्वामी या अभिकर्ता रहता है या कारोबार करता है या यथास्थिति कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होता है। क्लॉज 1A के अनुसार यदि आयुक्त से भिन्न एक आयुक्त जिसके साथ धारा 8 के अधीन कोई धन जमा किया जा चुका है इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई करता है तो पहले वाला बाद वाले के साथ रहने वाले अभिलेखों या किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए मामले में उचित निस्तारण हेतु मांग कर सकता है और इसके अलावा ऐसे एक अनुरोध की प्राप्ति पर वह उसका अनुपालन करेगा। क्लॉज 2 यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किन्हीं कार्रवाइयों से उद्भूत किसी विषय में कार्रवाई किसी अन्य आयुक्त द्वारा चाहे वह उसी राज्य में हो या नहीं
अधिक सुविधाजनक रूप से की जा सकती है तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अद्यतन रहते हुए वह ये आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय या तो रिपोर्ट के लिए या निपटाए जाने के लिए ऐसे अन्य आयुक्त को अंतरित कर दिया जाए, और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेज ऐसे अन्य आयुक्त को तत्क्षण पारित करेगा, और जहाँ की विषय निपटाए जाने के लिए अंतरित किया जाता है वहाँ किसी ऐसे धन की भी विहित रीति से पारित करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसकी कार्रवाइयों में के किसी भी पक्षकार के फायदे के लिए विनिहित किया गया है। परंतु जहाँ की कार्रवाइयों में का कोई पक्षकार आयुक्त के समक्ष हाजिर हुआ है वहाँ आयुक्त आश्रितों के बीच किसी एकमुश्त राशि के वितरण के संबंध अंतरण का कोई आदेश ऐसे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं करेगा। क्लॉज 3, वह आयुक्त जिसे कोई विषय इस प्रकार अंतरित किया जाता है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा, और यदि वह विषय रिपोर्ट के लिए अंतरित किया गया था तो उस पर अपनी रिपोर्ट देगा, या यदि वह विषय निपटाए जाने के लिए अंतरित किया गया था तो कार्रवाई को ऐसे चालू रखेगा मानो वह मूलतः उसी के समक्ष प्रारंभ हुई थी। क्लॉज 4, उस आयुक्त से जिसे कोई विषय उपधारा 2 के अधीन रिपोर्ट के लिए अंतरित किया गया है, रिपोर्ट मिलने पर वह आयुक्त जिसके द्वारा वह निर्देशित किया गया था निर्देश विषय को ऐसे रिपोर्ट के अनुसार विनिश्चित करेगा। क्लॉज 5, राज्य सरकार किसी मामले को अपने द्वारा नियुक्त किसी आयुक्त से अपने द्वारा किसी अन्य नियुक्त आयुक्त को भी अंतरित कर सकेगी। सेक्शन 22, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन का जो प्रारूप होगा, आवेदन का जो प्रारूप होगा वो किस प्रकार से होगा, यह हमें सेक्शन 22 बताता है। इस सेक्शन के अनुसार किसी विषय के आयुक्त द्वारा जो आश्रित या आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न हो न किया जाएगा, और जब तक उसके संबंध में पक्षकारों के बीच कोई ऐसा प्रश्न न उठा हो जिसे करार द्वारा तय करने में असमर्थ रहे हों। क्लॉज 2, आयुक्त को आवेदन ऐसे प्रारूप में जैसा विहित किया जाएगा, और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई ऐसी फीस बताई गई है तो वैसी फीस भी दी जाएगी, और उसमें किन्हीं ऐसे विशिष्टियों के अतिरिक्त जैसे विहित की जाए निम्नलिखित विशिष्टियाँ भी होंगी, अर्थात उन परिस्थितियों का संक्षिप्त कथन जिसमें आवेदन किया गया है, वह अनुतोष या आदेश जिसका आवेदक द्वारा आवेदन किया दावा किया गया है, नियोजक के विरुद्ध प्रतिकर के लिए दावे की दशा में वह तारीख जिसको दुर्घटना की सूचना की नियोजक पर तामील हुई थी और ऐसी सूचना की तामील नहीं हुई है या समय में नहीं हुई तो ऐसे लोप का कारण कि आपने तामील क्यों नहीं करवाई। पक्षकारों का उसमें नाम होगा, उनका पता होगा। आश्रितों द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन की दशा के सिवाय उन मामलों का जिनके बारे में करार हो चुका है, उन मामलों को जिसमें करार नहीं हुआ है, सभी का संक्षिप्त कथन उसमें किया जाएगा। और यदि आवेदक निरक्षर है या किसी अन्य कारण से अपेक्षित जानकारी लिखित रूप में देने में असमर्थ है, तो यदि आवेदक ऐसा करना चाहे तो वह आवेदन आयुक्त के निर्देशाधीन तैयार किया जाएगा। सेक्शन 22A सेक्शन 22 का बताता है कि जो प्राणांतक दुर्घटना की दशाओं में अतिरिक्त निक्षेप अपेक्षित करने की आयुक्त को कुछ पावर दी गई है, जिसके बारे में ये धारा बताती है। धारा 23 बात करती है आयुक्तों की शक्तियों और प्रक्रिया के बारे में। इस धारा के अनुसार आयुक्त को ऐसी शपथ पर जिसे अधिरोपित करने के लिए आयुक्त एतद द्वारा सशक्त किया गया है, साक्ष्य लेने और साक्ष्यों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनों के लिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन की जो सिविल कोर्ट है, जो सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। और आयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195
और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। सेक्शन 24 बात करता है पार्टीज़ की हाजिरी के बारे में, पक्षकारों की हाजिरी के बारे में। इसके अनुसार किसी भी प्रकार के जो साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हाजिरी से भिन्न कोई हाजिरी, आवेदन या कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा आयुक्त के समक्ष या आयुक्त से किए जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी विधि व्यवसायी द्वारा या बीमा कंपनी या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी द्वारा या कारखाना अधिनियम की जो धारा 8 है उसकी उपधारा 1 के अधीन या खान अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य ऑफिसर द्वारा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो या आयुक्त की अनुज्ञा से इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा। सेक्शन 25 बात करता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस की, जो साक्ष्य है उसको किस प्रकार से अभिलिखित किया जाएगा। धारा 25 के अनुसार जैसे जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे वैसे आयुक्त उस साक्षी के साक्ष्य का सार संक्षिप्त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन आयुक्त द्वारा अपने हाथ से लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा। परंतु यदि आयुक्त ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वैसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करेगा और स्वयं बोलकर ऐसे ज्ञापन लिखित रूप में तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग माना जाएगा। इसके नीचे एक और परंतु दिया गया है जिसके अनुसार कि किसी चिकित्सीय साक्षी का साक्ष्य यथासाक्ष्य शब्दतः लिखा जाएगा, कि अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही है तो जैसा जैसा जो मेडिकल ऑफिसर बोल रहा है वैसा ही लिखा जाएगा, आयुक्त उसे अपने शब्दों में नहीं लिखेगा। धारा 25A बात करती है टाइम लिमिट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू कंपनसेशन, की कंपनसेशन से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें टाइम लिमिट कितनी होगी। द कमिश्नर शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटिंग to compensation under this act within a period of 3 months from the date of reference and intimate the decision in respect thereof within the said period to the employee। 3 महीने का यहाँ पे परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 जो कि खर्चों के बारे में बात करता है कि आयुक्त के समक्ष की कार्रवाइयों में जो आनुषांशिक जो सभी खर्चे हैं इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त है उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये उसका डिस्क्रिशन है कि वह उन खर्चों कितने खर्चे वह बताता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 27 पावर टू सबमिट एसेस, मामलों को निवेदित करने की शक्ति। यदि आयुक्त उचित समझे तो वह विधि का प्रश्न विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह उस प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुरूप विनिश्चित करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 28 करारों का रजिस्ट्रीकरण। वह हम लोग नेक्स्ट ई लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।